बीस तारीख को नेपाल में आम चुनाव है। 20 नवंबर को नेपाल में आम चुनाव है। वहाँ की नेपाल की जनता को हम बधाई देते हैं। अपने हित की रक्षा, अपने नेपाल की रक्षा, नेपाल सतत विकास के मार्ग पर चलते रहे, उसका राष्ट्रीयता अक्षुण्ण बना रहे, अखंड नेपाल बना रहे। जो वैसे लोगों को, वैसे जनप्रतिनिधि को चुने। भारत का उसमें पूरा सहयोग है, अमेरिका का पूरा सहयोग है और सहयोग रहेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में उसका प्रतिनिधित्व है ही। और नेपाल के आम चुनाव से ही किसी भी देश का सत्ता का स्वरूप प्रकाशित होता है। सत्ता में बैठे आम जनप्रतिनिधि जब चुन के आते हैं, उनका जो विचार होता है, उनका जो आइडिया होता है, उनके मन में जो अपने देश के प्रति लगाव होता है, उसी तरह का प्रारूप बनाता है और विकास का मॉडल तैयार करता है। नेपाल के कुछ लोग कहेंगे, है नेपाल में चुनाव है, आप क्यों बीच में टपक पड़े, आप क्यों बीच में? यह बात कहना आपका उचित है। आपके एशिया का ही एक देश है, वह भी बौद्ध है और हिंदू ही है। श्रीलंका, वहाँ पर प्रजातंत्र है, वहाँ पर पाकिस्तान में प्रजातंत्र है। और श्रीलंका पाकिस्तान से, नेपाल से और बहुत सारे देश से अग्रसर है और बड़ा देश भी है। और वहाँ पर बहुत जनसंख्या भी अधिक है और विकसित देश में आ रहा है। लेकिन वहाँ पर एक ही परिवार के प्रजातंत्र के माध्यम से एक ही परिवार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री सब कुछ हो गए। लेकिन अभी 1 वर्ष भी नहीं हुआ, वहाँ पर जनता विद्रोह कैसे किया, क्यों किया? जबकि प्रतिनिधि आप जनता ने चुना था, प्रतिनिधि प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, वहाँ के संसद सदस्य को वहाँ की जनता ने चुना था। कोई दूसरा देश ने आकर के थोप नहीं दिया था। लेकिन जितना बवाल हुआ और जिस रास्ते पर श्रीलंका चल रहा है, वह नेपाल की जनता भी देख रही है। भारत की जनता तो देख, पाकिस्तान की जनता को समझ आता होगा, नेपाल की जनता को समझ में आता होगा कि श्रीलंका में क्या हो रहा है। श्रीलंका में क्या हो रहा है, यह नेपाल की जनता को अच्छे से समझ में आता होगा। वहाँ पर चीन ने प्रवेश किया और चीन का काम शुरू से ही है। आज से 25 वर्ष पहले से, 30 वर्ष पहले से सत्ता में बैठे व्यक्तियों को वह घूस देता है, अलग से आमदनी देता है। और 1000 रुपया अगर आप मांगे तो आपको 2000 रुपया दे देगा। वह कर्ज के बोझ में डाल देगा। आज पाकिस्तान का क्या हर्ष है। और श्रीलंका का वही किया। हमनटोटा को 99 साल के लीज पर ले लिया। क्यों ले लिया? तो पैसा मांगा इतना और दे दिया उससे अधिक। और वहाँ के सत्ता में बैठे व्यक्तियों को भी अलग से सुविधा दी जाती है, जो चुनाव में एन केन प्रकार चुनाव में जीत कर चले आवे। और चुनाव में जीत कर चले आया तो अब जो पैसा आपके ऊपर लगाया है, जो भी व्यक्ति वह तो पैसा आपसे वसूलेगा। तो हमनटोटा को 99 साल के लीज पर ले लिया। क्या 1000 वर्ग फीट जमीन है, तो
तो प्रजातंत्र के माध्यम से भी वह सरकार बनी हुई है, लेकिन चीन का प्रवेश हुआ तो क्या हर्ष होता है। सो आप दिखाई नेपाल के लोग देखते होंगे अच्छे से। नेपाल में भी जब केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भारत के राम, भगवान राम पर, सीता जी पर प्रश्न उठाते थे। काला पानी लिपु लेख को वह संसद से पास करवा करके कहा कि नहीं, हमारा नक्शा में दे दिया। वह काला पानी क्या है? जब अंग्रेज का सत्ता था भारत पर, भारतीय लोग विरोध करते थे अंग्रेज का, अंग्रेजी सत्ता का, ब्रिटिश सल्तनत का, तो उन जो लोग सत्ता का विरोध करते थे उसको काला पानी में भेजते थे। ब्रिटिश सेना, ब्रिटिश सरकार जो इंडिया में थी, वह काला पानी में भेजते थे। सभी को फांसी नहीं दिया जाता है, सामूहिक फांसी नहीं होता था। तो काला पानी में, वह काला पानी आपका कैसे हो गया? लेकिन ये केपी शर्मा ओली साहब ने चीन के इशारे पर, और चीन का ही जो राजदूत था नेपाल में, वह महिला थी, वह कितना प्रधानमंत्री कार्यालय और संसद भवन और कहाँ कहाँ उजाती थी, और किस प्रकार से नेपाल के कितना जमीन को कैप्चर कर लिया, कौन कौन परियोजनाएं चीन के हवाले कर दिया। आज भी एक कंपनी जो भारत का कंपनी था, उसको ठेकेदारी मिला था नेपाल में, अब उसको भी रद्द कर दिया और चीन की कंपनी को दे दिया ठेकेदारी। वह जबकि भारत से सटा हुआ है, भारत से सटा हुआ सीमा पर आप भारत के विरुद्ध में कोई भी परियोजना दूसरे देश को नहीं दे सकते हैं, और चीन को तो कभी नहीं दे सकते हैं, चीन को तो कभी नहीं दे सकते हैं। भारत का कंपनी अगर वह ठेकेदारी कर सकता है, भारत को कंपनी को देना चाहिए था, लेकिन चीन की कंपनी को क्यों दे दिए? इसका मतलब है भारत विरोधी तत्व नेपाल में सक्रिय है, और सरकार में भी भारत विरोधी तत्व सक्रिय है। वह चीन के इशारे पर अपना नीति बनाते, अपना काम करते हैं, उससे अलग से बहुत फायदा होता है जो सामने अभी नहीं आया। लेकिन इसके पहले 6 महीना पहले चीन की सरकार द्वारा जो नेपाल का भूभाग, नेपाल का बहुत जमीन का जो कैप्चर किया था, वह मामला अखबार में वहाँ की जनता, वहाँ का प्रशासन ने उल्लेख किया कि भाई चीन हमारे जमीन का अतिक्रमण कर लिया है। अगर कहीं केपी शर्मा ओली जैसे व्यक्ति आ जाए पुनः, तो क्या होगा ये नेपाल की जनता को समझ में आएगा। भारत को थोड़ा बहुत कष्ट हो सकता है, भारत को थोड़ा बहुत कष्ट हो सकता है, लेकिन बहुत अधिक कष्ट भारत को नहीं होगा, क्योंकि हम डोकलाम विवाद को भी आप देखे होइएगा, नेपाल की जनता देखी होगी, जो 72-73 दिनों तक चीन की सेना को हम रोके रखे और उसे समझौता करने के लिए बाध्य कर दिए, और वह पीछे लौटने के लिए बाध्य हो गया। वह भारत बड़ा देश है, बड़ी समस्याएं हैं, सरकार का स्वरूप बहुत बड़ा है, तो छोटे छोटे काम करने में नीति बनती है तो वह काम ठंडे बस्ते में हो जाता है। लेकिन जब आपने लेह लद्दाख पेंगोंग झील पर आपने देखा, चीन की सेना जो कहती थी, ग्लोबल टाइम्स और चीन का सैनिक का प्रवक्ता शी जिनपिंग नेपाल में ही जब आए थे, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 20 के पहले, तो पाकिस्तान भी गए थे, भारत भी आए और नेपाल गए थे। नेपाल में जाकर के शी जिनपिंग साहब ने कहा था
जो चाइना का विरोध करेगा उसका हड्डी हड्डी हम तोड़ देंगे, हड्डी पसली तोड़ देंगे। वह नाम किसी का भी नहीं लिया। लेकिन जब पेंगोंग लेह लद्दाख पर भारत की सेना और चीन की सेना में भिड़ंत हुआ तो उन्हें पता हो गया जो भारत का सेना और भारत का नागरिक, भारत कौन सा देश है, वह चीन जैसे 2-4 देश भी भारत पर हमला नहीं कर सकते हैं। चीन जैसे 2-4 देश भी, जैसे अब संपूर्ण विश्व अगर मिल जाए, अमेरिका पर हमला नहीं हो सकता है। संपूर्ण विश्व मिल जाए, अमेरिका पर हमला नहीं हो सकता है। आज रूस यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, आप देख रहे हैं, 1 वर्ष लगभग होने चला है। लेकिन रूस अमेरिका से कहाँ लड़ता है? कोई देश लड़ भी नहीं सकता है, क्योंकि डेमोक्रेसी है। तो कभी आतंकवादी घटना, कभी कुछ घटना हो सकता है, कभी उसके आंतरिक समस्या में कभी गोलीबारी हो जाती है। लेकिन कोई भी देश को 10-20 देश भी मिल जाए तो अमेरिका पर हमला नहीं कर सकता है। 2-4 चाइना भी मिल जाएगा, भारत पर कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। क्योंकि चीन के मुताबिक 80,000 से अधिक ब्रह्मोस मिसाइल बना हुआ है भारत में। चीन के मुताबिक जब हम एक ब्रह्मोस मिसाइल से एक देश, चाइना जैसे देश को एक ही हथियार से हमने नाबूद कर सकते हैं, और हथियार की बात को छोड़ दीजिए। इसलिए हम नेपाल की जनता से आग्रह करते हैं, सुझाव देते हैं, आप नेपाल के विकास में अग्रसर रहने वाले जनप्रतिनिधियों को चुनें। वह भारत विरोधी प्रतिनिधि, अमेरिका विरोधी प्रतिनिधि और नेपाल का भूभाग पर जो हमला जो कैप्चर कर लेता है, जिसके शासन सत्ता में, ऐसे व्यक्ति को नहीं चुनना चाहिए। अगर चुनेंगे कहीं आप, जनता भोली भाली होती है, अगर चुन भी लिए तो नेपाल श्रीलंका की तरह आपका भी हश्र होगा। श्रीलंका की तरह यहाँ पर आपने देखा होगा, वहाँ पर कितनी महंगाई है, क्या हश्र है। इसलिए हम नेपाल की जनता से अपील करते हैं, भारत का समस्या को आप मत समझें, भारत की समस्या को छोड़ दें। आप अमेरिका की समस्या को आप छोड़ दें, श्रीलंका की समस्या को आप छोड़ दें, लेकिन आप अपनी सुरक्षा, अपनी भूभाग, अपना जमीन, अपना सांस्कृतिक विरासत और अपने देश का विकास के लिए आप जनप्रतिनिधि को चुने जो चीन के विरुद्ध, चीन के साथ साथ चीन के नीति को अपना नीति नहीं बनावे, अपनी पार्टी का नीति नहीं बनाए, अपनी सरकार का नीति नहीं बनावे। अगर ऐसे व्यक्ति को आप सत्ता में पहुंचाने का प्रयास किए तो आपका हश्र भी श्रीलंका की तरह होगा, पाकिस्तान की तरह होगा, और आप भारत के विरोधी तत्वों को चीन बढ़ावा देता है। नेपाल भी कभी कभी भारत विरोधी गतिविधि में रुचि लेता है। इससे चीन या नेपाल हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। लेकिन आप छोटे हैं, आप बहुत छोटे देश हैं, आपका विकास दर कुछ है ही नहीं। आपका श्रीलंका, नेपाल का क्या हश्र है? भारत का सतत विकास आज विश्व में अमेरिका के बराबर हमारा विकास दर चल रहा है। तो आप हमारे विरोध में साजिश मत रचिए। आप अपनी जनता का, नेपाल के विकास के लिए आप अपनी सरकार को चुने, भारत विरोधी शक्तियों को संरक्षण नहीं दे, नहीं तो आपका हश्र वही होगा जो श्रीलंका का हश्र होता है। वहाँ भी चीन ने पैर पसारा तो उसका हश्र आप देखे हैं। धन्यवाद।